बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ के मामले में जांच की आंच अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर ऐसी आवाजें बुलंद हो रही हैं कि आरसीबी का बड़ा चेहरा विराट कोहली है, तो क्या भगदड़ केस में उनके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं कि विराट कोहली के खिलाफ जांच की शुरुआत कब होगी। और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कल आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले की गिरफ्तारी हुई। उन पर आरोप है कि उन्होंने विक्ट्री परेड के लिए फ्री पास वाले पोस्ट किए थे और पुलिस के मना करने के बाद भी नहीं हटाया था। और अब विराट कोहली के खिलाफ भी बेंगलुरु में एक शिकायत दर्ज हुई है। बेंगलुरु के कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत क्रिकेटर विराट कोहली के खिलाफ दर्ज हुई है। यह शिकायत सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एचएम वेंकटेश ने दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता का दावा है कि अगर आरसीबी के अधिकारियों की लापरवाही से हादसा हुआ तो विराट इस टीम का चेहरा है, उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। शिकायतकर्ता ने विराट के खिलाफ अपनी शिकायत में क्या कहा है और एफआईआर का आधार क्या बताया है, यह समझना भी जरूरी है। पुलिस में दर्ज शिकायत में लिखा गया है कि आरसीबी ने बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया। आरसीबी टीम के विराट कोहली की भी इसमें भूमिका है। मरने वालों में अधिकांश विराट कोहली के प्रशंसक थे। विराट की एक झलक पाने के लिए लोग पहुंचे हुए थे। उन्होंने प्रशंसकों को कार्यक्रम में आने के लिए प्रोत्साहित किया। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ऐसी अपील की थी। विराट कोहली इस अभियान का सार्वजनिक चेहरा थे। उन्हें नैतिक और कानूनी दोनों जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, लेकिन इतनी मौतों के बाद विराट कोहली लंदन चले गए। विराट का तुरंत लंदन जाना संदेह को मजबूत करता है। विराट मारे गए लोगों के परिवारों से मिलने नहीं गए। विराट के चुपचाप लंदन जाने से कई अटकलें लगाई जा रही हैं। हैदराबाद में एक फिल्म के प्रदर्शन के दौरान ऐसी भगदड़ हुई थी, जिसके बाद अभिनेता अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था। चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ के केंद्र में विराट कोहली है, इसलिए 11 मौत के लिए विराट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे, यह मांग एक एक्टिविस्ट ने की है, जो कि इस पूरे मामले के लिए विराट कोहली को भी जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। तो देखिए, विराट कोहली के खिलाफ एफआईआर की मांग यहां पर की जा रही है। जो भगदड़ हुई बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर, उस भगदड़ के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर जो इसके मार्केटिंग हेड हैं टीम के, उनको गिरफ्तार किया गया तो विराट कोहली पर जांच क्यों नहीं? शिकायतकर्ता ने विराट के खिलाफ एफआईआर के लिए एक्टर अल्लू अर्जुन के केस को आधार बनाया है। हैदराबाद में भगदड़ हुई थी और क्योंकि ये अल्लू अर्जुन का केस क्या था वो भी आपको बताना जरूरी है। हैदराबाद में भगदड़ हुई थी, फिल्म के प्रीमियर के दौरान भगदड़ हुई थी और भगदड़ में एक महिला की मौत हुई थी। हादसे के वक्त अल्लू थिएटर में मौजूद थे। अल्लू को देखने के चक्कर में भीड़ बेकाबू हो गई थी और हादसे के बाद अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था। उसी तरह बेंगलुरु में भगदड़ हुई, विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ हुई। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई। खिलाड़ियों को देखने के लिए भीड़ बेकाबू। हादसे के वक्त विराट स्टेडियम में मौजूद थे, इसीलिए हादसे के लिए विराट पर एफआईआर होनी चाहिए मांग सोशल एक्टिविस्ट ने की है। एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने शिकायत देकर विराट कोहली के खिलाफ अल्लू अर्जुन के केस के आधार पर पूरे मामले की जांच की मांग की है। तो देखिए, लगातार विराट कोहली के खिलाफ जांच की मांग की जा रही है, एक्शन की मांग की जा रही है। अल्लू अर्जुन केस का उदाहरण दिया जा रहा है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता गणेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या विराट कोहली पर जांच की आंच आएगी? क्या विराट कोहली पर एफआईआर होगी? और तो और, क्या विराट कोहली उन परिवारों से मिलने नहीं गए जिन्होंने अपनों को खोया इस भगदड़ में, क्योंकि लोग विराट कोहली को देखने आए थे? जी देखिए, सवाल तो बहुत बड़े हैं और ये जांच विराट तक ले जाने की कोशिश जरूर होगी, क्योंकि अभी से ही एक्टिविस्ट या कोई व्यक्ति कोर्ट भी जा सकता है। क्योंकि जैसे अल्लू अर्जुन का उदाहरण दिया गया था, तो उसी तरह आरसीबी का सबसे बड़ा चेहरा विराट कोहली है। विराट कोहली को देखने के लिए वहां लोग आए थे और आरसीबी मैनेजमेंट ने विराट का ही चेहरा अपनी फ्रेंचाइजी का बनाया था और उसी की वजह से फैन बड़ी संख्या में उनको देखने आए थे। लेकिन क्या विराट इसके पूरे आयोजन के पीछे थे? अगर नहीं तो शायद जांच उन तक पहुंचेगी। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है, क्योंकि आप जिस तरह बता रहे हैं कि विराट लंदन चले गए हैं, तो खबर ये भी है और ये दबी आवाज में कहा जा रहा है
कि आखिर दूसरे ही दिन आनंद फानंद या जल्दबाजी में जश्न क्यों मनाया गया, क्यों रविवार तक टाला नहीं गया, क्योंकि पुलिस ये कह रही थी कि हमें रविवार तक का समय दिया जाए ताकि नियोजन ठीक तरह से हो। तो जानकारी ये है कि कुछ खिलाड़ी, बड़े वरिष्ठ खिलाड़ी टीम के साथ एक दिन बाद शायद नहीं रहते, और अगर वो विक्ट्री परेड जश्न में नहीं शामिल होते तो फैंस की बड़ी संख्या उस जश्न के दौरान नहीं दिखती, और फैंस जिनको देखना चाहते थे अगर वो खिलाड़ी उस परेड के दौरान नहीं रहेंगे तो शायद वो मजा या उस तरह का एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। हाँ। तो ये जानकारी है कि कुछ खिलाड़ी दूसरे दिन खुद को अवेलेबल नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से उसी दबाव के चलते आरसीबी मैनेजमेंट ने तुरंत कुछ घंटों बाद ही बैंगलोर आकर विक्ट्री परेड करने का निर्णय लिया था। अब ये खिलाड़ी कौन है इस बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है, लेकिन ये ऐसे खिलाड़ी जरूर होंगे जिनकी वजह से विक्ट्री परेड में चार चांद लगेंगे। तो क्या ये खिलाड़ी वो हैं? और अब विराट कोहली अगर गए हैं तो क्या विराट वो खिलाड़ी थे जिनकी वजह से या जिनकी अनअवेलेबिलिटी की वजह से आरसीबी मैनेजमेंट ने जल्दबाजी करते हुए पुलिस के इजाजत के बिना ये आयोजन किया? हाँ। और अगर वैसा होगा तो निश्चित रूप से ये जांच विराट तक पहुंच सकती है। देखिए गणेश, लंदन जाने की बात जो शिकायत करता है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी तरफ से कही गई। फिलहाल विराट कोहली कहां पर है इसकी जानकारी हमें नहीं है, इसकी जानकारी विराट कोहली ही सार्वजनिक करेंगे। लेकिन आपने बहुत बड़ा सवाल ये उठाया कि आखिरकार जो जश्न मनाया जा रहा था उसे जो देखने के लिए भीड़ आ रही थी वो किन बड़े चेहरों को देखने के लिए आ रही थी, और एक मानवीय संवेदना भी होती है कि कम से कम इस जो पूरी टीम थी इसके जो बड़े चेहरे थे, चाहे वो विराट कोहली हो या दूसरे हो, उन्हें कम से कम उन परिवारों से मिलने जाना चाहिए था, संवेदना व्यक्त करनी जाने चाहिए थी, क्योंकि ये जो स्टार बनते हैं, ये जो बड़े चेहरे बनते हैं, इसी जनता की वजह से बनते जो इन्हें देखने के लिए पहुंचती है। क्या मानवीय संवेदना भूले विराट कोहली? बिल्कुल विशाल, और देखिए फैंस इन्हें बनाते हैं लेकिन फैंस की कोई कीमत नहीं होती है, फैंस की कोई वैल्यू नहीं होती है। फैंस आते हैं, वो हमारे लिए आते हैं, उनको बुलाया जाता है, लेकिन उनको किस तरह की दिक्कत आती है ये कोई देखता नहीं है। और आपको बता दूं विशाल, आपको भी पता है कि जब ये भगदड़ मची 4 बजे पहले गेट नंबर 7 पर भगदड़ मची, उसके बाद विधानसभा का कार्यक्रम स्टेडियम में लाया गया, स्टेडियम में टीमें पहुंची और स्टेडियम के अंदर भी कार्यक्रम किया गया। अब अगर उस कार्यक्रम में कट शॉट भी किया गया होगा लेकिन वो कार्यक्रम रद्द होना चाहिए था। विराट कोहली ने कुछ स्टैंड लेना चाहिए था। विराट कोहली ने वहां पर अगर कार्यक्रम 10 मिनट के लिए होता भी है तो वहां पर श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, वो नहीं की गई। उसके अलावा आरसीबी मैनेजमेंट ने कुछ घंटे बाद एक प्रेस रिलीज निकाली। विराट कोहली ने भी लगभग 4-5 घंटे बाद इंस्टाग्राम पे अपना पोस्ट किया, एक्स पे पोस्ट आया। तो ये कहीं ना कहीं फैंस, क्योंकि मीडिया, टेलीविजन मीडिया, न्यूज मीडिया इस खबर को लगातार दिखा रहा था, तो ये कार्यक्रम रद्द क्यों नहीं हुआ, वहां पर तुरंत ही संवेदना, कंडोलेंसेस क्यों नहीं ये की गई। और इतने ये खिलाड़ी हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, एक भी खिलाड़ी आकर ये नहीं कहता है कि आरसीबी ने जो प्राइज मनी जीता है उसमें से कुछ प्राइज मनी है आरसीबी मैनेजमेंट या वो खिलाड़ी खुद होकर जो 11 लोग मरे हैं उनको अपने तरफ से कोई मदद करे। ये क्यों नहीं होता? इतने करोड़ों रुपए अगर आईपीएल में मिलते हैं और टीम जीती है तो टीम प्राइज मनी भी दे सकती थी, लेकिन वो नहीं किया गया। और आनंद फानंद में ये सारा जो कार्यक्रम किया गया था, उस कार्यक्रम में जवाबदेही जिनकी है वो सामने नहीं आ रहे। अब खबर ये आ रही है कि केएसीए के ट्रेजरर और सेक्रेटरी वी शंकर और ईएस जयराम, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और केएसीए के अधिकारियों को फिलहाल राहत तो मिली है, लेकिन ये जांच आगे जाएगी। और विशाल, एक बात हम ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ आरसीबी मैनेजमेंट या कर्नाटका सरकार या क्रिकेट एसोसिएशन नहीं, तो कर्नाटका सरकार के जो वरिष्ठ जो प्रतिनिधि थे यानी सीएम डीसीएम वहां गए, उनकी वजह से वीवीआईपी मूवमेंट के लिए पुलिस फोर्स डाइवर्ट हुई। अगर वो नहीं होती तो शायद वो फोर्स जनता के लिए लगाई जाती। तो इसको टाला जा सकता था। लेकिन गणेश देखिए, आप ये जो बता रहे हैं कि केएससीए के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा हुआ, केएससीए के 2 पदाधिकारियों का इस्तीफा हुआ, केएससीए के सचिव और कोषाध्यक्ष का इस्तीफा हुआ है। दोनों ने हादसे की नैतिक जिम्मेदारी ली है, ये बड़ी खबर आ रही है। ए शंकर और ईएस जयराम ने अपना पद छोड़ा है।
दोनों ने केएससीए के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा है। कोषाध्यक्ष और सचिव ने जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद छोड़ दिया है। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के 2 बड़े पदाधिकारियों का इस्तीफा हुआ है। तो देखिए, अब कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, अपना पद छोड़ रहे हैं, हादसे की नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हैं। लेकिन सवाल गणेश वही बना हुआ है, हादसे की नैतिक जिम्मेदारी पदाधिकारी तो ले रहे हैं जो क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, क्रिकेटर्स कब लेंगे? फैंस जिनको अपना भगवान तक मानने लगते हैं, उनकी संवेदनाएं कहां मर जाती हैं? बिल्कुल विशाल, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये कब करेंगे ये पता नहीं। ये एक्चुअली शर्मसार करने वाली बात है कि जो आपको भगवान बनाते हैं, अगर उनको इतनी आपके 11 फैंस इस हादसे में गुजर गए हैं, कितने सारे फैंस इंजर्ड हुए थे। ये फैंस सिर्फ उन्हें देखने आए थे, किसी को सिद्धरमैया या डीके शिव कुमार को देखना नहीं था, किसी को यहाँ पर बाकी प्लेयर इनको देखना नहीं, ये बाकी किसी को देखने नहीं आया था, तो सिर्फ प्लेयर्स को देखने आए थे। तो ये प्लेयर्स कब आगे आकर जिम्मेदारी लेंगे, माफी मांगेंगे और अपनी तरफ से जिनकी जाने गई हैं उनको मदद का हाथ बढ़ाएंगे और उन तक पहुंचेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। विराट कोहली दूसरे ही दिन मुंबई पहुंच गए। हाँ। क्या वो किसी घर जा सकते नहीं थे? क्या वो अस्पताल जा सकते नहीं थे? अगर जाते तो बहुत बड़ी बात होती और अपने फ्यूचर का काम होता। हाँ। लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने परिवार के साथ मुंबई जाना ठीक समझा। हाँ। और उसके बाद ही वो लंदन जाने की बात लगातार आ रही। जैसा आपने बताया कि जो यहाँ पर शिकायत करता जो शिकायत करता है, उन्होंने ये कहा है कि लंदन गए हैं, लेकिन फिलहाल वो मुंबई में होने की बात विशाल सामने आ रही है। तो शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में तो कहा है कि लंदन जाने की बात वो कर रहे हैं और ये बात सही है। ये सूत्र बताते हैं कि कई प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे और उनकी अनअवेलेबिलिटी को देखते हुए ही दूसरे ही दिन कुछ घंटे बाद ये आयोजन कार्यक्रम का किया गया। ऐसी स्थिति में अगर बिल्कुल वजह से ये कार्यक्रम किया गया था तो उनकी भी जवाबदेही बनती है और मुझे लगता है उनके खिलाफ भी मामला। बिल्कुल गणेश, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तो देखिए, सवाल उठ रहे हैं कि विराट कोहली पर क्या एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि शिकायतकर्ता ने अल्लू अर्जुन केस का उदाहरण देते हुए एफआईआर की मांग की है। बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की, जहां एक बार फिर ठाकरे बंधु यानी उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने के संकेत मिल रहे हैं। शिवसेना उद्धव के मुखपत्र सामना में उद्धव और राज ठाकरे की कई साल पुरानी तस्वीर छपी है। सामना में लिखा गया है, महाराष्ट्र के जो मन में है वो होगा। चर्चा शुरू है, उत्सुकता बढ़ी है और यह तस्वीर ऐसे वक्त में छपी है जब उद्धव ठाकरे ने साथ आने को लेकर सकारात्मक संदेश दे दिए हैं। वही मुंबई के कई इलाके में दोनों भाई के पोस्टर भी लगाए गए हैं। गिरगांव में बैनर लगाकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे से एक साथ आने का आग्रह किया गया है। इस पोस्टर में बाला साहेब ठाकरे को भी दिखाया गया है। साथ ही कहा गया कि 8 करोड़ मराठी बेसब्री से दोनों के एक साथ आने का इंतजार कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत से यह बड़ी खबर है। पोस्टर लगाए गए हैं, सामना में दोनों भाइयों की पुरानी तस्वीर छापी गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है कि क्या ठाकरे भाई अब के आने वाले चुनाव के समय एक साथ देखने को मिलेंगे क्या। और उसी चर्चा में अब मुंबई में ठाकरे भाई एक साथ आने के लिए जो है बैनरबाजी होते टाइम दिख रही है। हम इस वक्त गिरगांव से ये सारा जायजा ले रहे हैं और आमी गिरगांवकर मतलब हम गिरगांवकर से यहाँ पे जो है बैनरबाजी की गई है और इस बैनर पे लिखा गया है कि 8 करोड़ मराठी जनता के लिए आप दोनों एक साथ आने की हम जो है वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बैनर पे हमें बाला साहब ठाकरे और साथ ही में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, इनका भी जो है फोटो देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बैनर पे जो है बड़ी जोरदार बैनरबाजी के साथ में ये बैनर पूरे गिरगांव इलाके में लगाए गए हैं। गिरगांव एक ऐसा जगह है मुंबई का जहाँ पे बड़ी तादाद में मराठी लोग और शिव सैनिक जो रहते हैं ऐसा कहा जाता है। और वही गिरगांव में अब जनता की तरफ से या आमी गिरगांवकर ये संगठन की तरफ से कहा गया है और बैनरबाजी की गई है कि जल्द से जल्द आप दोनों जो है साथ में आइए, हम उसकी प्रतीक्षा करें। इसलिए आने वाली आगामी पालिका चुनाव हो या और जो चुनाव होंगे उस समय दोनों ठाकरे भाई मतलब उद्धव ठाकरे गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये पार्टी एक साथ राजनीति करते दिखेगी का, ये देखना जरूरी रहेगा। इससे पहले कल शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गठबंधन को लेकर सकारात्मक संदेश दिया था। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो महाराष्ट्र के दिल में है वही होगा।
हमारे और शिव सैनिकों के मन में कोई भ्रम नहीं है, एमएनएस के मन में भी कोई भ्रम नहीं है। जे महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनात ते होईल। माझ्याकडे शिवसैनिकांच्या मनात कुठेही संभ्रम नाही आणि जे काही त्यांचे सुद्धा सैनिक एकमेकांच्या आमच्या संपर्कात आहेत त्यांच्याही मनात संभ्रम नाही। तर माझं म्हणणं की संदेश वगैरे देण्यापेक्षा आम्ही जी काय बातमी द्यायची ती बातमी देऊ। वहीं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने के सवाल पर संजय राउत ने भी बयान दिया है। आप लोग मिलकर तारीख फाइनल कर दें, तारीख दीजिए, दोनों साथ आ जाएंगे। तो ये संजय राउत का बयान आया है। गठबंधन के सवाल पर बोले संजय राउत, आप लोग मिलकर तारीख तय कर दीजिए, दोनों साथ आ जाएंगे। कब होगा कि हम देख सकेंगे कि दो भाई महाराष्ट्र की राजनीति में एक साथ आए हैं? आ जाएंगे ना, आप एक डेट फिक्स कर लीजिए, आप सब मिलकर एक डेट फिक्स कर लीजिए, हमें डेट दे दीजिए, ये डेट हम दोनों को दे देंगे। तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। गठबंधन को लेकर सियासी हलचल के बीच मनसे के उपाध्यक्षों की बड़ी बैठक जारी है। इस बैठक में मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी मौजूद हैं। राज ठाकरे ने बैठक के सत्र की शुरुआत की। पार्टी में नई नियुक्तियों के बाद राज ठाकरे समीक्षा और सलाह दे रहे हैं, लेकिन यह बैठक ऐसे वक्त हो रही है जब उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने के कयास लगाए जा रहे हैं और सकारात्मक संदेश दोनों की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो देखना ही होगा कि मनसे क्या फैसला इस पर लेती है। नम्रता दुबे हमारी संवाददाता इस वक्त जुड़ चुकी है हमारे साथ। नम्रता, राज ठाकरे की इस बैठक में क्या इस पर चर्चा होगी कि उद्धव ठाकरे के साथ जाना है, फिर से एक साथ आना है दोनों भाइयों को? देखिए विशाल, सड़क के पोस्टर से लेकर सामना के मुखपत्र तक दोनों भाइयों के साथ आने का जिक्र जो है वो पूरे महाराष्ट्र भर में हो रहा है। राज ठाकरे जो बैठक कर रहे हैं वो बीएमसी चुनाव को लेकर जरूरी है और दोनों ठाकरे बंधुओं के साथ आने का जिक्र भी बीएमसी चुनाव से शुरू हुआ है। तो अगर देखा जाए तो अगर दोनों भाई साथ आते हैं तो दोनों भाइयों का ही फायदा होगा, क्योंकि मनसे की स्थिति आप जानते हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास एक भी सीट महाराष्ट्र में नहीं है। विधानसभा में उद्धव ठाकरे को उतनी अच्छी जीत नहीं मिली थी। तो ऐसे में अगर बीएमसी चुनाव जीतना है और ठाकरे का एक नाम फिर से बड़ा करना है महाराष्ट्र में और खास तौर पर बीएमसी चुनाव में, तो दोनों भाइयों के साथ आने पर दोनों को ही फायदा होगा। राज ठाकरे अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और आपको बता दें कि बार बार दोनों पार्टियों की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो दोनों एक तरह से सर्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता के बीच में मन में आखिर क्या है, क्या अगर हम साथ आते हैं तो किस तरह का रवैया होगा, कितना फायदा होगा। ये पूरा कैलकुलेशन जो है वो दोनों पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है और इसका ज्यादा फायदा जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी को होता कहीं ना कहीं दिख रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि मनसे की तरफ से कम बयान आ रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से नरमी और बयान जो है वो ज्यादा जा रहा है। एक इंटरव्यू में खुद राज ठाकरे ने इस बात का जिक्र किया था, उसके बाद कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन उद्धव ठाकरे खुद पार्टी प्रमुख होने के बावजूद लगातार इस तरह का बयान दे रहे हैं। संजय राउत पार्टी के बड़े नेता हैं, खुद वो क्लोज आने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फायदा दोनों को होगा, इस बात को दोनों समझ चुके हैं। कैलकुलेशन बिठा लिया गया है। राज ठाकरे अपनी तरफ से बैठक कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि राज ठाकरे ने इस बात का जिक्र किया था कि अगर साथ आना है तो कोई भी डिमांड नहीं होनी चाहिए। डिमांड की जो बात है वो उद्धव ठाकरे की एक स्टेटमेंट के बाद उन्होंने किया था, आपको बीजेपी को छोड़ना पड़ेगा, आप शिंदे के साथ नहीं जाएंगे। इन तमाम चीजों का जो उल्लेख है वो उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के लिए किया था। तो एक क्लैरिटी नहीं मिल पाई कि दोनों भाई क्या साथ आएंगे, लेकिन अब एक बार फिर से जी नम्रता, देखिए क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अगर साथ आएंगे तो क्या इसकी सबसे प्रमुख वजह यही है कि दोनों अपनी सियासी जमीन खोते हुए देख रहे हैं महाराष्ट्र में, इसलिए साथ आना मजबूरी है? और क्या जो शर्तें उद्धव ठाकरे की तरफ से आप बता रही हैं कि शिंदे के साथ नहीं जाना, बीजेपी से गठबंधन नहीं करना, क्या इन टर्म्स एंड कंडीशंस पर राज ठाकरे सहमत होंगे? देखिए विशाल, टर्म्स एंड कंडीशन से पहले मजबूरी सबसे सही शब्द है, क्योंकि मनसे की स्थिति महाराष्ट्र में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उद्धव ठाकरे को उतनी बड़ी जीत हासिल नहीं हुई और दूसरी स्थिति यह है कि लगातार पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो पार्टी छोड़कर बीजेपी या फिर शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। तो पार्टी को बचाना है और बीएमसी यानी कि सबसे अमीर महानगर पालिका को चुनाव जीतना है, तो मजबूरी तो है ही, उसके लिए साथ आना बहुत ज़रूरी है। टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है।
हर चीज़ यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें, शिंदे गुट की बात करें, तो जब जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के आने की बात हो रही, तब तब लगातार एक तस्वीर सामने आ रही है कि शिंदे गुट के जो नेता हैं उदय सामंत, वो हर कुछ हफ्ते में जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात करते हैं, उनको लगातार मनाने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ बीएमसी चुनाव लड़े। ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो ऐसे में राज ठाकरे के तो दोनों हाथों में लड्डू नजर आ रहा है, क्योंकि अगर अपने भाई के साथ भी गए तो उनका ओहदा बढ़ता है, चुनाव में उनको फायदा होगा। बीजेपी या शिंदे के साथ जाएंगे तो अगर उनकी सरकार बनती है तो कुछ ना कुछ पद जरूर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इन तमाम कैलकुलेशन के बाद लगातार बयानबाजी आ रही है और उद्धव ठाकरे स्ट्रांगली अपनी बात रख रहे हैं और मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नम्रता, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। ये बड़ा डेवलपमेंट है महाराष्ट्र की सियासत में। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे क्या साथ आएंगे, इस पर नजरें बनी रहेंगी। और अब बात बिहार की सियासत की कर लेते हैं, जहां परिवार और पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने 2 दिनों में बैक टू बैक 2 एक्स पर पोस्ट किए हैं। इन पोस्ट के जरिए तेज प्रताप ने कई संदेश देने की कोशिश की। पहला पोस्ट कल सुबह सुबह किया गया था। इसमें तेज प्रताप ने लिखा कि साहस और हिम्मत हो तो हर सपना पूरा होता। साथ ही वीडियो भी डाली गई जिसमें तेज प्रताप अपने दफ्तर में कुर्सी पर बैठते हैं। साथ ही दफ्तर में लालू और राबड़ी की भी तस्वीर लगी हुई होती है। वहीं दूसरा पोस्ट आज सुबह किया गया जिसमें 2 तस्वीरें हैं। तेज प्रताप अपने समर्थकों के साथ मौजूद हैं। इस तस्वीर के साथ तेज प्रताप ने लिखा है कि सच का साथ देने वालों की हमेशा जीत होती है, जैसे पांडवों की हुई। साथ ही लिखा कि सच का साथ देने से राजा हरिश्चंद्र की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिली। क्या संदेश दे रहे हैं तेज प्रताप यादव, इन 2 पोस्ट के माध्यम से समझने का प्रयास किया जा रहा है। इस वीडियो में तेज प्रताप यादव घर के एक कमरे में दाखिल होते दिखे, जो बिल्कुल ऑफिस की तरह दिखाई दिया। वहीं दीवार पर लालू यादव के साथ राबड़ी देवी की तस्वीर नजर आई। तेज प्रताप यादव चेयर पर बैठे तो चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इस वीडियो के साथ तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर 2 लाइनों में संदेश भी दिया, जिसका मतलब है कि हमारे सपने सच हो सकते हैं अगर उन्हें पूरा करने का साहस हो। अब तेज प्रताप यादव का यही मैसेज चर्चा का विषय बना हुआ है कि तेज प्रताप का इशारा किस सपने की तरफ है। क्या वो नई पार्टी लॉन्च करेंगे? वहीं तेज प्रताप के इस वीडियो को जेडीयू ने संपत्ति बंटवारे से जोड़ दिया है। चेता रहे हैं कि ऐसे ही हिस्सा छोड़कर नहीं जाएंगे। अमूमन परिवारवादी और वंशवादी पार्टियों में ऐसा ही होता है। हालांकि तेज प्रताप यादव के इस वीडियो पर आरजेडी और लालू परिवार के किसी सदस्य ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। देखिए, कुछ दिनों पहले ही तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से दूर कर दिया था लालू यादव ने, और अब जो तेज प्रताप ने पोस्ट किया है उसका संदेश क्या है उसको डिकोड करने का प्रयास करते हैं। तेज प्रताप यादव ने लिखा, सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की जीत। हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य का मार्ग कठिन लेकिन जीत अवश्य। राजा हरिश्चंद्र ने प्राप्त की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिले। पांडवों ने सत्य के मार्ग पर कौरवों को हराया। तो अब यहाँ पर जाहिर तौर पर खुद को पांडव की ओर तेज प्रताप यादव बता रहे होंगे। और कौरव कौन है, परिवार में है कि पार्टी में है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। तेज प्रताप यादव आखिरकार कौरव किसे बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरह के पोस्ट किए गए थे पार्टी से निकाले जाने के बाद, उसके बाद से सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या परिवार में किसी से नाराज है या पार्टी में। फिलहाल इसी बिहार से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है। बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के काफिले में हादसा हो गया। दरअसल बिहार के वैशाली में तेजस्वी यादव के काफिले की गाड़ियों को एक बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बाल बाल बच गए। हालांकि 2 सुरक्षाकर्मी और 1 ड्राइवर को चोट आई है, जिनका इलाज जारी है। तेजस्वी यादव अपने काफिले के साथ मधेपुरा से पटना लौट रहे थे। उनका काफिला चाय पीने के लिए रुका था और इसी दौरान ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां तेजस्वी यादव और आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने घायलों का हालचाल जाना है। तो तेजस्वी यादव बाल बाल बचे। एक ट्रक ने काफिले की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे 2 जो उनके साथ सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर थे वो जख्मी हो गए। बैलेंस होकर के ठीक मेरे सामने ही बैलेंस होके 2-3 गाड़ियों में टक्कर मार रहा और 2-3 गाड़ी जो है हमारे सुरक्षाकर्मी खड़े थे, वाहन चालक था, उसके ऊपर जो है गाड़ी आ गई और 2-3 लोग जो है जख्मी हुए हैं। वाहन हमने एकदम ठीक मेरे 5 फीट की दूरी पे ही, और हल्का सा भी इम्बैलेंस करता तो शायद हम लोगों के ऊपर भी वो चीज़ें आ सकती थी। लेकिन देखिए दुर्घटना होते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दुर्घटना जो हुई है इस
पे जो लापरवाह लोग हैं उस पर तो एक्शन होना ही चाहिए ना, चाहे कोई भी हो। तो तेजस्वी यादव मधेपुरा से पटना की ओर जा रहे थे। उनका काफिला एक जगह चाय पीने के लिए रुका हुआ था। उस दौरान एक ट्रक आता है और उनके काफिले की एक गाड़ी से टक्कर होती है। हालांकि तेजस्वी यादव बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन उनका एक सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर घायल हो जाते हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तेजस्वी यादव उन्हें देखने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी के साथ आप देखिए, बेकाबू ट्रक ने स्कॉट गाड़ी में टक्कर मारी। हादसे में 2 सुरक्षाकर्मी और एक ड्राइवर घायल हुए हैं। हादसे के वक्त चाय पी रहे थे तेजस्वी यादव। मधेपुरा से पटना लौट रहे थे तेजस्वी यादव और तेजस्वी के काफिले में एक ट्रक घुसता है और इस वजह से यह हादसा होता है। वहीं इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने सवाल खड़ा किया है। रोहिणी ने पोस्ट कर लिखा कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही गंभीर चिंता का विषय है। इस दुर्घटना की तुरंत जांच होनी चाहिए। रोहिणी ने सवाल उठाया कि आखिर 5 फीट की दूरी पर ट्रक कैसे पहुंचा। रोहिणी ने पूछा है कि क्या जानबूझकर लापरवाही बरती गई। रोहिणी ने पोस्ट में लिखा कि क्या तेजस्वी को नुकसान पहुंचाने की मंशा थी। तो अब बहन रोहिणी आचार्य इस हादसे को लेकर सवाल खड़ी कर रही है। वहीं रोहिणी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि रोहिणी झूठी बातों का दुष्प्रचार कर सहानुभूति पाने का माहौल न बनाए। बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी यादव के काफिले के निकट किसी भारी वाहन का आना सुरक्षा में चूक नहीं माना जा सकता। तेजस्वी यादव जी की बहन रोहिणी आचार्य जी ने आज अपने पोस्ट में सुरक्षा में जानबूझकर लापरवाही और कोताही की बात कही, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ढाबा में तेजस्वी जी के चाय पीने के दौरान उनके सुरक्षाकर्मी रोड पर चहलकदमी कर रहे थे। इसी क्रम में वे किसी वाहन से चोटिल हुए। न तो तेजस्वी जी के काफिले पर कोई हमला हुआ, न कोई दुर्घटना। इसलिए झूठी बातों का कुप्रचार कर सहानुभूति पाने का माहौल रोहिणी न बनाए। हम तो तेजस्वी जी के दीर्घायु और स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तो आप देखिए, ये जो पूरा हादसा हुआ उसके बाद सियासत काफ़ी तेज़ हो गई है और बीजेपी कह रही है कि सुरक्षा में चूक नहीं मानी जाएगी। जैसा बीजेपी प्रवक्ता को आपने सुना, वो कह रहे थे तेजस्वी यादव चाय पी रहे थे, उनके सुरक्षाकर्मी सड़क पर घूम रहे थे और इस वक्त ट्रक से यह हादसा हुआ है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मीठी नदी की सफाई घोटाला मामले में समन। अभिनेता डीनू मोरिया को ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने डीनू को बयान दर्ज कराने को कहा है। तो डीनू मोरिया को समन भेजा है ईडी ने। मीठी नदी सफाई घोटाला मामले में समन भेजा गया अभिनेता डीनू मोरिया को। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। डीनू मोरिया को ये समन भेजा गया है और पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और मीठी नदी सफाई घोटाले मामले में ये समन भेजा है। तो मुश्किल में है डीनू मोरिया। ईडी ने डीनू को बयान दर्ज कराने के लिए कहा है और इसके साथ ही साथ अब अभिनेता डीनू मोरिया को बयान दर्ज कराना होगा। ईडी ने समन भेज दिया है। ईडी ने डीनू को बयान दर्ज कराने के लिए कहा है और मीठी नदी डिसल्टिंग घोटाला ये मामला है और इसमें अगर आप देखिए सफाई को लेकर जो घोटाला हुआ था उस मामले में समन भेजा गया है। तो देखिए, ये यहाँ पर डीनू मोरिया को समन भेजा गया है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार डीनू मोरिया की। उनसे ईडी ने अगले हफ्ते पूछताछ के लिए उनको बुलाया है। मीठी नदी की सफाई घोटाला मामले में समन भेजा गया है और इससे पहले भी इस मामले में जांच बड़े लंबे समय से चल रही थी और ईडी ने अब अभिनेता डीनू मोरिया को समन भेज दिया है मीठी नदी सफाई घोटाला मामले में। अभिनेता डीनू मोरिया को ईडी ने समन भेजा है। सूरज ओझा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सूरज, क्या पूरा मामला है और अब डीनू मोरिया की इससे कितनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए विशाल, ये मामला ऐसा है कि मुंबई में मीठी नदी है जो बरसात के समय में बहुत ही मुंबई की मदद करती है पानी को समुद्र में पहुंचाने के लिए। ऐसे में अलग अलग जगह से उसमें गंदगी आती है और उसकी सफाई करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये सफाई हुई ही नहीं। जितना बताया गया कि कचरा निकाला गया उतना निकाला गया ही नहीं और मुंबई को खतरे में डाल दिया गया। ये स्कैम शुरुआती रूप से 65 करोड़ का सामने आया है, लेकिन जो दावे हैं वो 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का दावा किया गया है।
इसी मामले की जांच के दौरान मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने केतन कदम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, जिसे कथित रूप से मास्टरमाइंड बताया गया। केतन कदम इस डीनू मौर्य का 20 साल पुराना दोस्त है और उसने 14 लाख रुपए डीनू मौर्य को के निजी अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। और पुलिस को शक ये है कि मीठी नदी में जो घोटाला हुआ, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, वो शायद से डीनू मौर्य को भेजा गया है। क्योंकि ये शक इस वजह से गहराया गया क्योंकि केतन कदम की पत्नी और डीनू मौर्य का भाई एक कंपनी में पार्टनर है और वो कंपनी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और मरीन ड्राइव पर एक बग्गी चलाती है, जिसका अनावरण महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया था। और ये पैसे जो केतन कदम ने डीनू मौर्य के अकाउंट में भेजे थे, उन पैसों को डीनू मौर्य ने अपने भाई के यानी कि जो बग्गी चलाने वाली कंपनी है जिसे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जी सूरज, देखिए मीठी नदी जिसकी सफाई हुई ही नहीं और उसकी सफाई दिखाकर तमाम घोटाले के आरोप लगे, उसी मामले की जांच के लिए ईडी ने समन भेजा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।